तो आज अपने शुरू कर रहे हैं कंडीशनल का पार्ट थर्ड। C1 अपन ने कवर कर लिया था पूरा, C2 वैसे शुरू कर लिया था, एक बार दोबारा से बता देते हैं C2 फिर से। जब हम C2 के अंदर इफ क्लॉज लिखते हैं तो C2 में इफ क्लॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ठीक है जी। C1 में हमारे पास ऑप्शन 3 थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी। C1 में शर्त पूरा होने के चांस होते हैं, लेकिन बात किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ क्लॉज की बात कर रहा हूं। C2 में कंडीशन प्रेजेंट की होती है, लेकिन इफ क्लॉज किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने उस दिन ये सेंटेंस देख भी लिया था। तो अभी ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू कुड या वुड विन द मैच, तो मैच जीत जाते। अब इसमें हमने को ध्यान क्या रखना था? मेन क्लॉज में मोडाल किसका लगता है और कोई चेंज नहीं आता। तो मेन क्लॉज के अंदर C1 से जो चेंज आया वो ये है कि C1 में मोडाल प्रेजेंट का लगता था, इसमें कौन सा लगता है? फिर हमने एक सेंटेंस किया, यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी अगर तुम मेहनत नहीं करते तो इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड बन जाता। इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू कुड नॉट विन द मैच। या जैसे अब हमने कहा, अगर तुम मुझे कॉल नहीं करते, इफ यू डिड नॉट कॉल मी आई वुड नॉट हेल्प हर, मैंने उसकी मदद नहीं की होती। अब इसके अंदर भी, क्योंकि हमने C1 में भी नॉन एक्शन किया, तो इसके अंदर भी जब हम नॉन एक्शन करते हैं तो ध्यान रखना, नॉन एक्शन सेंटेंस जब बनता है पास्ट के अंदर तो वाज वर से बनता है, लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आती है तो नॉन एक्शन सेंटेंस जब कंडीशनल में बनता है पास्ट का, सिर्फ वर से बनेगा, सिर्फ वर से बनेगा। क्लियर है? तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, क्या लगेगा? वर। तो यहां देखिए, इफ सब्जेक्ट वर और यहां पे ये जो वर है ये क्या है? मेन वर्ब। अब यही बात, यानी ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हम इस वर्ब को आगे भी ला सकते हैं। अगर हम वर्ब को आगे लेके आएंगे तो ये इफ उड़ जाएगा, हमें इफ को हटाना। चाहे आप सेंटेंस ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, सेम ही है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता। मैं सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, वर आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता। इफ आई वर अ बर्ड भी लिख सकता हूं, वर आई अ बर्ड भी लिख सकता हूं। मेन क्लॉज में कोई फर्क नहीं आया, एक ही जैसे ही बनेगा। तो आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में ऊंचा उड़ता। ठीक है जी, ये चाहे हमने ऐसे बना दिया तो भी एक ही, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। ठीक है, यहाँ फ्लाई नहीं लिखा हुआ गलती से, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अब देखिए, अगर मुझे लिखना हो कि मैं बीमार था तो मैं लिखूंगा आई वॉज इल। क्या लिखूंगा? अगर मुझे लिखना है वो बीमार थे तो मैं लिखूंगा दे वर इल, वो बीमार थे, दे वर। ठीक है, ये जो सेंटेंस मैंने बोले, मैं बीमार था या वो बीमार थी, कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में आपको वर ही लगाना है, सब्जेक्ट चाहे। तो आई के साथ भी हमने वर लगाया, आई होता, शी होता, कुछ भी होता, क्या लग रहा है? देखो, बस ये ध्यान रखना, यहां पे वाज नहीं आएगा। अगर शर्त नॉन एक्शन है, कंडीशनल है, C2 है। समझ आ रही है? C2 के अंदर, कंडीशनल में C2 के अंदर पास्ट की, C2 की बात हो रही है तो हम पास्ट में ही जाएंगे, और उसमें नॉन एक्शन वाला ये बनाना है तो वाज वर में सिर्फ कौन सा आएगा? सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। तो इस जब अपने इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं
तो इसका मतलब होता है आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर सब्जेक्ट ये होता, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, यानी अगर मैं बर्ड होता, यानी अगर सब्जेक्ट ये होता, अगर सब्जेक्ट वो होता, जब आप इस तरह की बात करना चाहते हो तो आपको यही पैटर्न यूज करना है। अगर मैं शेर होता तो इसके लिए क्या क्या बोलोगे आप? इफ आई वर अ टाइगर या वर आई अ, क्लियर है? अगर मैं मिलियनियर होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर अ, समझ आ रही है बात? तो मैं वर आई अ प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकता हूं, वर आई अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। क्लियर है जी? अब जैसे हमने प्रेजेंट में पोजेशन वाला सेंटेंस किया था कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये कर लूंगा, अगर उसके पास पैसे होंगे, अगर उसके पास नॉलेज होगी तो एग्जाम क्लियर कर देगा, अगर उसके पास होगी, अगर मेरे पास होगा, ऐसे ही पास्ट के अंदर भी ये चीज होगी। तो पास्ट के अंदर उसमें हैज हैव काम कर रहा था मेन वर्ब के रूप में, इसमें कौन करेगा? हैड। तो जैसे अब, और हैड के बाद पीछे जो बचेगी चीज वो क्या कहलाती है? नाउन, एडजेक्टिव या पीडी, उसको आप इफ आई हैड मैनी बर्ड्स। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं पक्षी होते, अगर मेरे पास पक्षी होते, अगर मेरे पास पक्षी होते बहुत सारे, आई वुड प्ले विद देम। तो देखो मोडाल पास्ट का आ रहा है, V1 ही आ रहा है ना, मैं उनके साथ खेलता एवरी टाइम, हर वक्त। इफ आई हैड 10 करोड़, अगर मेरे पास 10 करोड़ होते, आई वुड डेफिनेटली गिव यू 5 करोड़। मैं कितने देता तुमको? 5 करोड़। अच्छा मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? मुझे यहाँ करोड़ नहीं लिखना था क्या? हाँ जी, 10 करोड़ आना चाहिए, 10 करोड़ ही आएगा। क्यों? वेरी गुड। अगर संख्या बताने वाली इकाई, ये संख्या बताने वाली है ना, संख्या बताने वाली इकाई के आगे कार्डिनल लगाओ तो आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते। याद है? मेले में 500 लोग थे तो 500 आएगा, 500 नहीं। हाँ, अगर आपको कहना हो कि हजारों लोग थे, सैकड़ों लोग थे, तब थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ हो सकता है। याद है ना, रूल था एक। तो ये पैटर्न में फर्क समझ आ रहा है आपको? अगर लिखा होता इफ आई वर अ बर्ड तो इसका मतलब अगर मैं पक्षी, और अगर अब लिखा हुआ इफ आई हैड अ बर्ड, अगर मेरे पास पक्षी, फर्क है? चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए, बताओ जरा इसका आंसर फटाफट। पहले नंबर ये बता दो, इसके अंदर क्या आपको इफ वर्ड नजर आ रहा है कोई? क्या? हाँ जी, चलो मान लिया आफ्टर इसके अंदर इफ वर्ड है। चलो देखो कोई दिक्कत है इसमें? तो पहली बात तो ये है कि इफ क्लॉज के अंदर कभी मोडाल, तो अगर आफ्टर हमारा यहाँ पे इफ वर्ड बन रहा है तो इफ क्लॉज, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो गया? इफ क्लॉज। और इफ क्लॉज के अंदर कभी मोडाल। अच्छा, तो इस सेंटेंस को सही करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ जी, तो हम यहाँ पे ये कह रही है कि हैव और इसको भी V3 करूं? क्यों करें? हम इसको परफेक्ट में बना रहे हो आप तो इसको परफेक्ट में ले गए, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों ले जाएंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में? हमने जो है अगर विल हटा दें तो रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, क्योंकि यू के साथ V1 ही आता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं बस विल हटा दूं और ये सही हो जाए? नहीं, मतलब मैं विल हटाने के बाद यहाँ रिटर्न्स कर दूं, हैव के बाद रिटर्न्स कर दूं, हैव के बाद में क्या कर दूं, यानी हैव के बाद V1 प्लस एस आ जाता है, हैव के बाद V1 प्लस एस आ जाता है। हैव के बाद कभी भी V1 प्लस एस नहीं आता, सिर्फ V3 आ सकता है। अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी? V3 ही आएगी।
एक रूल लिखवाया था हमने कि अगर इफ वर्ड के रूप में आफ्टर है तो इफ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। जरा चेक करो कहां लिखा है, चेक करो कहां लिखा है। तो अगर ये रूल ही आपको याद नहीं है तो कैसे करोगे क्वेश्चन। आज मैं C3 करवा दूंगा और कल आपको C1, C2 और C3 के सारे रूल 5-5 बार लिख के लाने हैं। आज मैं C3 करा दूंगा। ये क्वेश्चन इसीलिए है ताकि आपको पता लगे कि अगर बता दो तो याद है। अच्छा हाँ, और अगर ना बताओ तो गोल, फिर क्या फायदा हुआ। बताओ जी, फटाफट बताओ पहले। इधर इफ क्लॉज, इफ वर्ड, इफ क्लॉज किधर है? इन केस क्या है यहाँ पे? इफ वर्ड। तो फिर क्या करें? तो विल हटाते ही सही हो जाएगा। इन केस क्या है? एक इफ वर्ड। तो अगर मैं विल हटा दूं तो विल हटाते ही सही हो जाएगा। हैड लगेगा। क्यों? ये वॉन्ट का मतलब क्या होता है? विल नॉट। अगर, और ये मेन क्लॉज है। अब तो मेन क्लॉज के अंदर अगर आपका मोडाल प्रेजेंट का है, ये अगर मोडाल प्रेजेंट का है तो इसका मतलब आप किस में है? C1। और C1 के अंदर क्या इफ क्लॉज पास्ट में होता है? फिर तो इसका मतलब यहां से हमारा इफ क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। तो इफ क्लॉज किस में होएगा? प्रेजेंट टेंस में होएगा। प्रेजेंट टेंस में ही। प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, जो बने रहेगा इसमें। तो इसके अंदर अपने को लगाना है इट रेन्स। ये V1 प्लस S करना पड़ेगा क्योंकि इट क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ आ रहा है कुछ? तो पहली बात तो मोडाल आना नहीं, इफ क्लॉज के अंदर मोडाल तो आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद आपको याद भी रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे मेन क्लॉज कौन से का है? ये मेन क्लॉज C1 का था। तो अगर मेन क्लॉज C1 का है तो इफ क्लॉज भी किसका बनेगा? C1 का ही बनेगा। बताओ जल्दी। दो इफ वर्ड्स हो गए, सपोज भी, इफ भी। तो दो इफ वर्ड्स इकट्ठे मतलब तब नहीं आएंगे जब सेंटेंस में हमारे पास क्लॉज ही कितने हैं? दो क्लॉज के लिए इफ वर्ड एक ही चाहिए ना। बताओ। इफ ही वर्कड, तो ये तो गया पास्ट में। अगर ये पास्ट में गया, अगर हम V2 अगर, तो ये इफ क्लॉज है। अब अगर इफ क्लॉज हमारा पास्ट के अंदर है तो मेन क्लॉज भी तो उसी हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब ये विल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? वुड लगाना पड़ेगा। ये वुड के बाद जो चीज आ रही है ये तो है एडवर्ब। एडवर्ब आ सकती है। देखो वर्ब तो V1 ही आ रही है। मोडाल के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा V1 ही होती है। बताओ जी। अब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं करोड़पति होता, लखपति होता तो आई वर आना चाहिए। अब हम किसको क्या करवा रहे हैं? अभी तक हमने ये देखा कि मेन क्लॉज के अंदर फॉर्मूला एक ही रहता है। इफ क्लॉज में कुछ चीजें बदल रही थी। इफ क्लॉज में एक्शन वाला, नॉन एक्शन वाला, पोजेशन वाला, तीन फॉर्मूले थे। C1 में भी 3 थे, C2 में भी 3 थे। लेकिन मेन क्लॉज में एक फॉर्मूला था। लेकिन अब C3 के अंदर मेन क्लॉज के अंदर भी कितने फॉर्मूले हैं? 2। थोड़ा ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला अपने लेके चल रहे हैं अभी एक्शन वाला ही। तो
इफ क्लॉज जो C3 वाला होता है, C3 में हम बात भी पास्ट की करते हैं, C1 में हम बात किसकी करते हैं, फ्यूचर की। यानी इफ क्लॉज प्रेजेंट में होता है लेकिन मीनिंग किसका देता है, फ्यूचर। C2 में इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट का रहता है लेकिन मीनिंग किसका देता है, प्रेजेंट का। लेकिन C3 में इफ क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट में और मीनिंग देता है पास्ट का, मीनिंग देता है पास्ट का। तो यहां पे इफ क्लॉज किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट में रखना है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है जी। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड और V3। चलिए जी, अब इसके अंदर भी हम इस हैड को बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसे ही इस हैड को बाहर निकालेंगे ये इफ हट जाएगा। हमने C2 में वर को बाहर निकाला था, और C3 और C2 के अंदर एक वो था ना, अगर मेरे पास पक्षी होते, इफ आई हैड मैनी बर्ड्स, उसके अंदर हम उस हैड को बाहर नहीं निकाल सकते। पोजेशन केस के अंदर, हक वाले केस में, पोजेसिव केस के अंदर हम कभी भी हैड को बाहर नहीं निकालते, ध्यान रखना। लेकिन जब प्योर एक्शन हो, जब प्योर एक्शन होता है, पोजेशन के अंदर भी एक्शन नहीं होता, वैसे नहीं होता ना, तो लेकिन C3 के अंदर हम हैड को बाहर निकाल सकते हैं। C2 में सिर्फ हम एक ही चीज को बाहर निकाल सकते हैं, वो है वर, और C3 में हम सिर्फ एक को ही बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या है, हैड। हम C3 सेंटेंस लिखते वक्त इफ क्लॉज के अंदर जो हैड होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर हैड बाहर निकलेगा तो हैड इफ वर्ड बन जाता है, तो फिर हमें दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, तो मैं ये सेंटेंस को हैड यू वर्कड हार्ड भी लिख सकता हूं, एक ही चीज है। हैड यू वर्कड हार्ड या इफ यू हैड वर्कड हार्ड, एक ही मतलब है। अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, तुम एग्जाम क्लियर कर चुके होते, ठीक है जी। इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, अगर पुलिस समय पर ना पहुंची होती, द रॉबर्स वुड हैव किल्ड मी, लुटेरों ने मुझे मार दिया होता, वो मुझे मार चुके। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देख लिया होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, मैंने कार रोक ली होती, मैं रोक चुका होता। तो इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, क्या मैं इसमें से हैड बाहर निकाल सकता हूं? तो क्या बनेगा, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड ऑन। इफ आई हैड सीन यू में से हैड बाहर निकल सकता है, हैड आई सीन यू, समझ आ गई। तो C3 के अंदर इफ क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, मीनिंग देगा पास्ट का ही, मीनिंग देगा। और इसके अंदर जो मेन क्लॉज होता है, अब उसमें फर्क क्या आ गया, मोडाल तो किसका है, लेकिन अभी C1 और C2 में हम मोडाल के बाद V1 यूज कर रहे थे, इसके अंदर V1 की जगह कौन ले रहा है, C1 और C2 दोनों में हमने किसका यूज किया, V1 का, मोडाल प्लस। फर्क था कि C1 में मोडाल प्रेजेंट का, C2 में मोडाल पास्ट का, लेकिन इसके अंदर अब क्या फर्क आया, मोडाल तो पास्ट का ही है, बस V1 की जगह क्या लग गया, हैव प्लस। तो अभी ये पहला फॉर्मूला है किसका, मेन क्लॉज का। इसके अंदर मेन क्लॉज के फॉर्मूले क्या है, इसके तो होंगे ही होंगे, एक्शन नॉन एक्शन। इसके अंदर भी क्या हो गया, थोड़ा स्पेशल हो गया। देखते हैं फिर क्या स्पेशल है, देखिए। अभी हम इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर रहे, एक बार नॉन एक्शन में जा रहे, इफ क्लॉज के अंदर ही। अगर आपको इफ क्लॉज के अंदर नॉन एक्शन जैसा कुछ बोलना है, जैसे इफ, देखो नॉन एक्शन की निशानी यहां पे क्या है, वैसे तो आपको बता दूं जो बीन होता है वो भी V3 होता है, जो बीन है वो BE की V3 फॉर्म होती है। BE की कौन सी फॉर्म है ये, V3। तो वैसे तो अभी भी परफेक्ट में ही है, हैड प्लस V3। इफ क्लॉज अभी भी किसमें है, लेकिन अब एक्शन नहीं है। जब हैड बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव लगाओ, कोई वर्ब ना लगी हो, जब हैड बीन के बाद क्या आया हो, कोई नाउन या कोई वर्ब ना लगी हो, तब वो चीज नॉन एक्शन ही होती है।
देखो इफ यू हैड बीन, देखो हैड बीन के बाद यहां पे लिखा है माई स्टूडेंट, तो माई स्टूडेंट तो एक नाउन है, कोई वर्ब तो नहीं आई। अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते, आई वुड हैव थ्रोन यू आउट ऑफ माई क्लास, मैंने तुम्हें मेरी क्लास से बाहर फेंक दिया होता। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो किसी टीचर को बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं भी टीचर, मैं देख रहा हूँ यार ये टीचर कुछ कह ही नहीं रहा, तो मैंने उस बच्चे को कहा बेटा अगर तू मेरा स्टूडेंट होता ना तब तक मैंने अपनी क्लास से बाहर फेंक दिया होता। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या मैं हैड बाहर निकाल सकता हूँ? निकल सकता है। इसके अंदर अभी भी हैड बाहर निकल सकता है। तो C3 के अंदर आप इफ क्लॉज का हैड बाहर, C2 में हैड कभी बाहर, C2 में सिर्फ एक ही चीज बाहर आ सकती है, वर। तो नॉन एक्शन के फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो अभी मैंने कहा भी अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते तो मैं ऐसा कर देता। क्या आप C3 वाला इस तरह कोई सेंटेंस बना सकते हो? अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर रहा होता, इफ राहुल गांधी हैड बीन द PM ऑफ इंडिया, हो सकता है? अगर ये सेंटेंस बनाऊं मैं कि अगर राहुल गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा होता, इफ राहुल गांधी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आगे सेंटेंस, उसने आलू से सोना बनाने वाली मशीन बना दी होती, वो अब तक आलू से सोना बनाने वाली मशीन बना चुका होता, और वो सीधा लाल मिर्च बनाने वाली मशीन भी बना चुका होता। चलो मजाक कर रहे हैं, हो सकता है वो सोने की चिड़िया बना चुका होता, क्या पता लगता है? मौका तो दो उसको, क्या पता क्या बना दे। यही लोगों को डर है भी क्या पता क्या बना दे। चलिए जी, तो कुछ समझ आ रही है बात? ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, कब हेड के बाद सीधा V3 लगेगा और कब हेड के बाद बीन लगेगा, और फिर वर्ब नहीं आएगी, फिर नाउन या एडजेक्टिव ही लगेगा। अब हमारे जब इधर तो नॉन एक्शन है या नहीं है, अब इधर नॉन एक्शन है, अब क्या है? तो इधर एक्शन भी हो सकता है, नॉन एक्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं इधर जब नॉन एक्शन हो। अगर इधर नॉन एक्शन करना है तो फॉर्मूले में चेंज हो गया, पहले इधर V3 था, अब इधर बीन कर दिया। तो V3 की जगह जब आप बीन करते हो तो बीन के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव आ रहा है तो उधर भी नॉन एक्शन हो गया। यही तो हमने इधर किया था। एग्जाम्पल देखो, हैड द वेदर बीन बेटर, अब ये भी नॉन एक्शन है, अभी हमने इधर भी क्या लिया है? नॉन एक्शन। और इधर देखो नीचे हमने एक्शन लिया है, तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। मतलब हमारी मर्जी है, मैं इधर दोनों में एक्शन एक्शन ले सकता हूं, दोनों में नॉन एक्शन ले सकता हूं, मैं एक में एक्शन और एक में नॉन एक्शन भी ले सकता हूं। अब ये पहला सेंटेंस नॉन एक्शन है कि हैड द वेदर बीन बेटर, इसमें हमने हैड को बाहर निकाल दिया तो इफ हट गया। अगर मौसम और अच्छा होता या रहा होता, द पिकनिक वुड हैव बीन ग्रेट, पिकनिक और मजेदार होती, पिकनिक और अच्छी होती। तो अब पिकनिक अच्छी थी, मैं पूछूं पिकनिक कैसी रही? अच्छी थी, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है ना। तो पिकनिक और अच्छी रही होती, तो ये भी नॉन एक्शन सेंटेंस है, बस अब हमने इसको बोला कि इसमें C3 में नॉन एक्शन में। इफ यू हैड कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर आ गए होते, एक्शन है, हैड प्लस V3 दिख रहा है। अगर तुम समय पर आ गए होते, ही वुड नॉट हैव बीन सैड, कोई बच्चा है उसका बर्थडे मनाना था और बाप 2 घंटे लेट आया है, बुझ गई मोमबत्तियां सारी अपने आप, तो उसकी मम्मी क्या कह रही है उस बच्चे की कि अगर आप टाइम पे आ गए होते तो ये उदास ना हुआ होता। या पेशेंट के घर वाले कह रहे हैं डॉक्टर को, अगर आप टाइम पे आए होते तो ये मरा नहीं होता। समझ आ रही है? He would not have been
डाइड, क्लियर है? सॉरी डाइड, डेड, ही वुड नॉट हैव बीन डेड। यहां कभी डाइड नहीं आ सकता, ध्यान रखना, इस जगह पे कभी डाइड नहीं आ सकता। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसिव जैसा सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव जैसा, ध्यान रखना, ये पैसिव जैसा सेंटेंस है। हैव बीन के बाद जब भी नाउन एडजेक्टिव आता है तो कैसा, लगभग कैसी कहानी बनती है? ये पैसिव जैसी। तो इसके बाद सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव आ सकता है। और डाइड क्या होती है? डाइड तो V2 या V3 हो गया ना। और डाइड देखो V3 भी तभी आ सकता है जब वो एडजेक्टिव जैसा हो। हैव बीन के बाद अगर आपको V3 दिखाई दे रहा है, कभी भी आपको हैड, हैव या हैज के बाद अगर बीन लगा है और उसके बाद अगर आपको V3 दिखाई दे रहा है, इसके बाद ऑप्शन किसका है? नाउन या एडजेक्टिव। इसके बाद आ क्या सकता है? नाउन या सिर्फ या नाउन आ सकता है, या ये V3 तभी आ सकता है अगर ये V3 है क्या? ये V3 अगर इसका काम कर रहा है तो ही आ सकता है। तो डाइड कोई एडजेक्टिव नहीं होता, डेड एडजेक्टिव होता है। ये पर्सन डाइड है या डेड? अगर कोई मरा हो तो ध्यान रखना, डाइड नहीं आ सकता। क्लियर है? ये ट्रिक है। हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन के बाद अगर आपको कोई V3 दिखाई दे भी रहा है तो वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। अगर वो चीज वर्ब वाली फॉर्म में है तो वो गलत है, ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको पैसिव में बनाया ही नहीं जा सकता। तो डाई यानी मरना, मरना एक ऐसी वर्ब है जिसको आप कभी भी पैसिव फॉर्म में ले जा ही नहीं, क्योंकि मरता इंसान खुद है अपने आप। ये चीजें अपने आप होती है, कोई करता नहीं है। तो अभी हमने C3 में क्या सीखा कि इसमें भी एक एक्शन वाला सेंटेंस होता है जो पास्ट परफेक्ट में बनता है इफ क्लॉज के अंदर, एक नॉन एक्शन वाला सेंटेंस बनता है जिसके अंदर हम V3 की जगह क्या लगा सकते हैं? बीन लगा देते हैं, और बीन के बाद या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव, तो वो सेंटेंस नॉन एक्शन का बन जाता है। सेम टू सेम फिर हम मेन क्लॉज में गए तो मेन क्लॉज में एक तो मोडाल के बाद अब V1 नहीं लगा, V1 की जगह क्या हो गया? हैव प्लस V3, हैव प्लस, और जब उसमें भी नॉन एक्शन करना हो तो V3 की जगह क्या लगा दिया था? बीन, और बीन के बाद भी क्या लगा फिर? नाउन प्लस। तो दो ऑप्शन हमारे पास इफ क्लॉज में है, एक्शन नॉन एक्शन के, और मेन क्लॉज में भी क्या हो गए? अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि बट फॉर भी एक इफ वर्ड है। बट फॉर का मतलब होता है के बिना, विदाउट। बट फॉर का मतलब क्या है? के बिना। तो जब ये आता है तो फिर पीछे कोई टेंस नहीं आता। जब ये वाला इफ वर्ड आता है तो साथ में कोई टेंस नहीं आता, चुपचाप सिर्फ प्रेडिकेट आता है। जैसे बट फॉर योर हेल्प, कोई टेंस है क्या? ये कोई क्लॉज थोड़ी है ये। बट फॉर योर हेल्प, तुम्हारी हेल्प के बिना वी वुड हैव लॉस्ट आवर मैच, हम मैच गंवा चुके होते। तुम्हारी हेल्प के बिना हम मैच गंवा चुके होते। क्लियर है? चलिए जी, तो अभी देखते हैं कि क्या आपको कुछ एरर्स निकाल सकते हो। अभी एक हमारा बचा है, कौन सा? अदर कंडीशनल्स। बताओ जरा। ये यहां पे अभी ये इफ क्लॉज है, मेन क्लॉज है? ये इफ क्लॉज है। आपको क्वेश्चन जब भी करने ऐसा ही सोच के करना है। ये इफ क्लॉज है किसका? तो अगर ये C3 है तो लेफ्ट से राइट वाला रूल होता है। तो अगर ये C3 है तो मेन क्लॉज भी हमें किसका चाहिए? फिर मेन क्लॉज भी C3 का ही चाहिए। हाँ, तो अभी ये तो V1 है, तो हम क्या करें? इधर तो लगाओ हैव और इधर लगाओ
किस किस को समझ आया? हाथ उठाओ जरा। सबको समझ आ गया? कई बार सबसे ऊंचा वो हाथ उठाते जो समझ आया ही नहीं होता, अगला कहता भी हमें मेरे से ना पूछ लें। बताओ फिर ये वाला। चलो हाथ उठा के बताना जिसको लगता मैं बता सकता हूँ। बिंदु, इफ में, इफ क्लॉज के अंदर मोडाल नहीं आ सकता, क्या करें? तो वुड हटाते ही ये सेंटेंस ही हो जाएगा। क्या करें? फिर हैव भी हटा दूं, ठीक है। इधर हमें क्या करना पड़ेगा? तो कम, इसका मतलब C3 है, V3 है, तो ठीक है, ये हमारे पास V3 है। अगर हैड प्लस V3 आ रहा है, इसका मतलब ये तो बन गया पास्ट। इसका मतलब हम चले गए C3 में चले गए। इसका मतलब फिर हमें अब आगे जो मेन क्लॉज आ रहा है, मेन क्लॉज भी किसका चाहिए? चेक कर लो, है क्या? जब भी आप इफ क्लॉज में से मोडाल हटाओगे तो पहले चेक कर लेना मेन क्लॉज किसका दिया हुआ है, C2 का, C3 का, C1 का। उस हिसाब से फिर उसके अंदर क्या करना है, चेंज। बताओ भाई। वेरी गुड। यहां पे सबसे पहली बात तो ये इफ क्लॉज है, स्टूड क्या है, तो इसका मतलब हम किस में हैं? अगर तुम दोनों टेबल पर खड़े हो जाते, हम C2 में हैं। ये मेन क्लॉज किसका है? यहां से मेन क्लॉज स्टार्ट हो गया, ये तो आ गया C3 का। हमें मेन क्लॉज रखना किसका है? C2 का ही चाहिए। तो उसमें तो मोडाल के बाद V1 होता है, तो इसकी जगह, पूरी की जगह सिर्फ क्या लिख दो, इट वुड ब्रेक। वो टूट जाता। अगर तुम दोनों खड़े हो जाते तो वो टूट जाता। लो जी, आ गया अदर कंडीशनल। अदर कंडीशनल के अंदर हमने तीन ही चीजें बताई थी आपको जनरली। एक तो एज इफ या एज दो, और मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि। और सब्जेक्ट प्लस विश, विशेज या विश्ड, यानी काश। क्या मतलब है इसका? अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में अदर कंडीशनल दिखाई दे जाए तो उसके बाद जो वर्ब आ रही है वो देखनी है, वो एक्शन वाली है या, मतलब उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एक्शन वाला है या नॉन एक्शन वाला। एक्शन वाला है तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, नॉन एक्शन वाला है तो वर से लिखा जाएगा। बस चेक करते हैं, देखते हैं। आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग इन चाइल्डहुड। काश मैंने बचपन में स्विमिंग सीख ली होती। तो आई विश इफ वर्ड आ गया अदर कंडीशनल का। आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विश आ गया, इसका मतलब अदर कंडीशनल लग गया। यहां से हमें पता लग गया भी अदर कंडीशनल लग गया। अब इसके बाद जो पीछे का सेंटेंस दिख रहा है उसमें क्रिया कोई है या नहीं है? सीखना एक क्रिया है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता, आई विश आई लर्न स्विमिंग इन चाइल्डहुड। अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख देता तो इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया उसके साथ विश, तो इसका मतलब अदर कंडीशनल यहां पे आ गया। बचे हुए सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, तो फिर ये अभी तो ये V2 है ना। अगर ये मैं सेंटेंस ऐसे लिख देता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? कुछ समझ आ रहा है? क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। या अगर मैं इसको आई हैव लर्नड लिख देता
तो भी क्या होता, गलत। ठीक है, इधर देखो, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, अगर मैं गौरव धवन हूं, मैं टीचर हूं, क्या इसके अंदर कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है ना। तो अगर मैं ऐसे ही कहूं कि अगर मैं कहूं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इसमें कोई एक्शन। तो ये जो बचा हुआ सेंटेंस है, ये वाला, ये नॉन एक्शन है। तो आई विश के अंदर अदर कंडीशनल आ गया, और इसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो कैसा है? तो ये किससे लिखा जाएगा? यहां पे वर्ब मेन वर्ब जैसा आ जाएगा। इसके अंदर यही चीज थी, आई विश था, लेकिन इसके अंदर एक्शन था। अदर कंडीशनल के बाद जो बचा हुआ सेंटेंस था उसमें एक्शन था, तो पास्ट परफेक्ट लगा। इसके अंदर एक्शन नहीं है, तो क्या लगा? वर्ब से आ गया। शी वॉक्स एज इफ। अब यहां देखो, यहां लिखा ना शी वॉक्स। अब वॉक से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सब कुछ चेक अदर कंडीशनल के बाद ही करना है। वो चलती है ऐसे जैसे कि द होल अर्थ हैड बिलोंग टू हर, जैसे सारी धरती उसी की है। अब ये स्पेशल वर्ड था बिलोंग, ये लगता ऐसे है जैसे नॉन एक्शन है, पर एक्शन वाला ही माना जाता है, तो हैड बिलोंग्ड आ गया। ही टॉक्स या टॉक्ड, वो ऐसे बोलता है जैसे कि प्रधानमंत्री हो, नॉन एक्शन है, पर से बन गया। चलो जी, अब देखो थोड़े से एक आधा अपने और सेंटेंस कर लेते, बताओ जरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो ऐसे बोलता है जैसे कि उसने रिसर्च कर रखी हो। पहले वाला गलत है, क्यों? ठीक है, एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। ठीक है जी, तो हैज में गलती है, हैज की जगह क्या आना चाहिए? हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में भी पढ़ सकते हैं। अब वैसे तो एक्टिव पैसिव वॉइस अभी हमने नहीं किया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि पैसिव वॉइस होती क्या है, थोड़ा सा बताया था मैंने। पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर क्रिया सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता। जो भी सेंटेंस में क्रिया हो रही होती है वो सब्जेक्ट के ऊपर हो रही होती है, बस इतना ही फर्क होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो भी क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का मतलब जो भी क्रिया हो रही है वो। तो ये भी पैसिव वॉइस में लिखे जा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ अ टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स, अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स की क्या करता है? द स्टूडेंट्स विल एडमायर हिम, तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि अगर बच्चों की मदद की जाती है किसी टीचर के द्वारा, तो वो टीचर जो है उस टीचर की प्रशंसा की जाती है। वही बात बोली है मैंने, वही बात बोली है, लेकिन बोली कैसे है? तरीका ही बदला है, बस तरीका ही तो बदला। अभी भी तो शर्त ही है कि अगर कोई टीचर बच्चों की हेल्प करता है, या अगर बच्चों की टीचर के द्वारा हेल्प की जाती है, अभी भी शर्त ही है, बस बात करने का तरीका ही बदला है। तो ये तरीका पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। तो पैसिव वॉइस के कुछ अलग रूल्स होते हैं, बस लिखने का एक अलग, यानी ये बात इंडेफिनेट में लिखी हुई है, इंडेफिनेट में ही ये बात यहाँ लिखी हुई है, लेकिन वो पैसिव वॉइस का इंडेफिनेट है। तो घबराना नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि है ये C1 ही, अभी भी ये C1 ही है, बस अभी ये बात किस में है। और पैसिव वॉइस की निशानी क्या थी? BE प्लस V थी, BE प्लस V3, ये निशानी किसकी है? अब अगर तो BE का मतलब क्या है? अगर तो आपको इज़-एम-आर के बाद V3 नजर आता है, तो इसका मतलब हम बात अभी हम किस में हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर।
अगर आपको वाजवर के बाद V3 नजर आता है तो इसका मतलब हम किस में हैं? पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है ना। तो V3 नजर आना चाहिए। अब ऐसे ही हर का अपना अपना फॉर्मूला है, ठीक है जी, हर चीज का अपना अपना क्या है? फॉर्मूला है। तो वो पैसिव वॉइस के फॉर्मूले हमें क्या करने पड़ेंगे? याद जब करेंगे हमें इजीली समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो, कि आमतौर पर एक्टिव वॉइस के अंदर जो चीज अपने को मोडाल प्लस V1 नजर आती है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाती है? मोडाल प्लस BE प्लस V3। जो चीज मोडाल प्लस V1 होती है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाती है? और जो चीज अपने को मोडाल प्लस हैव प्लस V3 थी वो चीज क्या बन जाती है? मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बन जाती है। बाकी तो ये मैं अभी आपको मेन क्लॉज के फॉर्मूले बताइए, मेन क्लॉज में बस यही चेंज आता है, बाकी तो अपने को वो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आई होप आपको पैसिव वॉइस के कुछ फॉर्मूले पता हो। तो सिर्फ यूं बताने से तो वो खैर नहीं आएंगे, ठीक है। हमने एग्जांपल दे देते हैं, थोड़ा सा आपको वैसे आइडिया लग जाएगा। अब देखो ये C2 का सेंटेंस है, इफ यू इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते समय पर, आई वुड नॉट गिव हिम मनी, मैं उसे पैसे नहीं देता। मान लो कोई सेठ है, उसका लड़का आके आड़ती से पैसे ले जाता है, पापा ही भेजते थे जा पैसे ले आ, जा पैसे ले आ। रोज रोज कोई बच्चा पैसे लेके आ रहा है तो सेठ ने भी रोज रोज बाप को फोन करना बंद कर दिया, नहीं तो रोज फोन, हाँ जी सेठ जी दे दूंगा, हाँ दे दो जी, दे दूंगा, दे दो जी, चल रोज ही आता है। एक दिन वो लड़का वापस सारे पैसे ले गया, अब आज उसने पूछा नहीं और आज सेठ जी ने कहा मैंने कहा था क्या, तो वो कहता भी यार अगर आप मेरे को इन्फॉर्म कर देते टाइम पे तो मैं उसको पैसे ना देता, तो हो गया ना काम। तो अभी अभी दोनों सेंटेंस किसमें है? एक्टिव वॉइस में। अभी फिलहाल दोनों सेंटेंस किसमें है? अब मैंने कहा इफ आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम बाय यू, अगर मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया होता समय पर, अब ये सेंटेंस पैसिव में हो गया, तुम्हारे द्वारा। एक था अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते, और एक अगर मुझे तुम्हारे द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया होता तो उसको पैसे ना दिए गए होते। समझ आ गई बात? बात वही है, बस अब हो गया, सिस्टम बदल गया बस। अब ऐसे ही C3 है। अब देखो यहां पे अभी तक हमने वो पढ़ा था कि इफ के बाद हमने वो जो C2 पढ़ा था, ये सेंटेंस अभी C2 में है, ये सेंटेंस किस में है? तो C2 में आई के बाद वाज आता है वर, तो इसमें वाज आना चाहिए वर। यहां पे वाज ही आएगा क्योंकि वर तब आना था जब नॉन एक्शन होता, पर इन्फॉर्म करना तो एक्शन है, ये तो क्या है, यहां पे वाज ही आएगा, और ये है भी पैसिव में। एक्टिव वॉइस सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में लिखा हो चाहे पैसिव वॉइस में लिखा हो, उसमें क्रिया जरूर हो रही होगी, ये तो पक्का है ना। मतलब एक्टिव वॉइस के अंदर तो चलो अपने कह देते हैं, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है ना तो उसमें क्रिया जरूर हो रही है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, एक्शन वाला भी नॉन एक्शन वाला भी चल जाता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर वही सेंटेंस लिखा हुआ होगा जिसके अंदर क्रिया हो रही होगी। और हमने कहा था वर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जब हम यूज करते हैं C2 में, वो तभी यूज करते हैं जब नॉन एक्शन वाली बात हो। तो यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है, इन्फॉर्म करना क्या है, क्रिया है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं पक्षी होता, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, उसमें हम कहते थे ना इफ आई वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बर्ड। समझ आ रही है ना ये बात?
इफ माई वाइफ हैड नॉट प्रोवोक्ड मी, अगर मेरी वाइफ ने मुझे उकसाया ना होता, आई वुड नॉट हैव किल्ड मुकेश, मैंने मुकेश को मारा नहीं होता। अब इसका उल्टा कर दिया, इफ आई हैड नॉट बीन प्रोवोक्ड, अगर मैं अपनी वाइफ के द्वारा उकसाया ना गया होता तो मुकेश मारा ना गया होता। तो अब C3 के अंदर भी हमने दोनों को पैसिव वॉइस में कर दिया, ठीक है, लिखा जा सकता है। चलो कल इसके थोड़े बहुत जो बचे हुए पार्ट है, कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने कर लेंगे, और कल क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर, ये बताओ चलो लास्ट। इफ क्लॉज बताना है, पहले किसका है, C1 का है, C2 का है, C3, फिर मेन क्लॉज बताओ किसका है। पहले इफ क्लॉज बताओ किसका है, सारे, वेरी गुड। ये इफ क्लॉज है किसका, एक्शन नॉन एक्शन, नॉन एक्शन, क्योंकि यहां पे हैड बीन के बाद ये एडजेक्टिव आ रहा है, नॉन एक्शन नहीं। अब मेन क्लॉज भी किसका चाहिए, C3 का ही चाहिए। अभी किसका है, he would not be cheated। अभी इसके अंदर एक मोडाल आया है, एक BE आ रहा है, एक V3 आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला होता है, अगर तो मोडाल प्रेजेंट का लगा है फिर तो ये C1 का फॉर्मूला है, अगर मोडाल पास्ट का लगा है तो ये C2 का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब अभी ये फॉर्मूला, अभी मोडाल यहाँ पे किस, अभी ये मेन क्लॉज किसका है यहाँ पे, तो इसको C3 में कैसे करें, वुड नॉट बी, इस BE की जगह हमें क्या लगाना है, अब ये मेन क्लॉज भी कौन सा बन गया, नॉन एक्शन। मेन क्लॉज हमें चाहिए किसका, और कौन से वाला, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या बन गई, अगर राम थोड़ा सा क्या रहा होता, अगर वो थोड़ा सा सावधान रहा होता ना तो उसके साथ धोखा नहीं हुआ होता, ठीक है ना। He would not have been cheated। अच्छा इसके अंदर ये एक सेकेंड, ये नॉन एक्शन नहीं है, एक्शन है, ये एक्शन है, ठीक है ना, एक्शन वाला है ये। He would not have been cheated, बस ये पैसिव वॉइस में चला गया, है तो ये एक्शन वाला लेकिन चला किस में गया, पैसिव वॉइस में चला गया, मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो गया। एक्शन वाला तो है लेकिन पैसिव वॉइस में। हमने बताया था ना कि मोडाल भी आ जाए, हैव भी आ जाए, बीन भी आ जाए, V3 भी आ जाए, तो ये किसका है, एक्शन का फॉर्मूला हो गया लेकिन पैसिव में, ठीक है जी। चलो